नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अस्मिता, आइडेंटिटी तथा अस्मिता के आयाम, एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले अस्मिता शब्द थोड़ा कम प्रचलित है हिंदी में, और इसलिए इसको समझने के लिए इंग्लिश का वर्ड हम लोगों को लेना चाहिए आइडेंटिटी, या जिसे हम कहते हैं पहचान। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते हैं, या वैसे भी जो लोग भारत के नागरिक हैं, आधार कार्ड बनता है तो एक पहचान पत्र बनता है। उसमें स्कूल कॉलेज का पहचान पत्र होता है, आइडेंटिटी कार्ड, या भारत के वासी हैं, भारत में रह रहे हैं तो आधार कार्ड बनता है। यह जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें कई चीजें जिक्र होती हैं, जैसे हमारा फोटो, हमारा नाम, हमारा जन्म तिथि या उम्र, और हमारी लिंग क्या है, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, और इस प्रकार की कुछ और जानकारियां होती हैं। तो वे इस तरह की जो जानकारियां हैं वो क्या है, हमारा पहचान है। मतलब हमारा फोटो हमारा पहचान है, हमारा नाम हमारा पहचान है, हमारे जो जन्म तिथि है वो भी हमारी पहचान है, और आयु वह भी पहचान है, किस लिंग के हैं ये पहचान है। तो इन सब को हम लोग पहचान करते हैं, और एक व्यक्ति की पहचान में इन सब का जोड़ भी हो सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को या उन विशेषताओं के जोड़ को हम लोग अस्मिता कह सकते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं, पहचान कहते हैं। तो अस्मिता क्या हुई, हमारी जो भी विशेषताएं हैं उन सब के जोड़ को हम अपनी अस्मिता कहेंगे। अस्मिता व्यक्ति की भिन्नता को दर्शाने वाली विशेषता है। एक व्यक्ति कौन है इसका उत्तर ही अस्मिता है। जैसे ही हम कौन हैं, हमसे कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, और मैं जो बताता हूं वो मेरी अस्मिता होती है। और यह अस्मिता व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक भी होती है। तो मुझे अन्य व्यक्तियों से अलग करने वाली जो बातें हैं वो मेरी अस्मिता है। जैसे कि मेरा नाम, तो अन्य लोगों से मेरा नाम अलग कर देता है, तो मेरी अस्मिता है मेरा नाम। मेरा आयु वह भी मेरी अस्मिता है, मेरा फोटोग्राफ वह भी हमारी अस्मिता है। और इस प्रकार की जो चीजें हैं, खास करके जब हम अस्मिता की बात करते हैं तो मैं किस परंपरा से बिलोंग करता हूं, किस परंपरा से संबंधित हूं, किन मान्यताओं को मैं मानता हूं, किस समूह से अपने को जोड़ता हूं, तब यह अस्मिता ज्यादा अर्थपूर्ण होती है। तो जो भी विशेषता मुझे या किसी समूह को अलग करती है अन्य व्यक्ति से या समूह से, तो उसको हम लोग अस्मिता समझ सकते हैं। जहां तक व्यक्ति की अस्मिता की बात है, तो व्यक्ति की, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म से लेने के बाद से बहुत सी चीजें बदलती रहती हैं। जैसे अगर हम लोग बायोलॉजिकली कहें तो हमारे सेल्स बदलते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं, पुराने सेल्स जाते रहते हैं। तो अगर हम जैव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं वही व्यक्ति नहीं हूं जो आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले व्यक्ति था। इसके अलावा मेरे आकार में परिवर्तन होता है, मेरे सोच में परिवर्तन होता है, मेरी योग्यताओं में परिवर्तन होता है, मेरी परिस्थितियां जो स्टेटस है उसमें परिवर्तन होता है। और कल मैं छात्र था, आज मैं शिक्षक हूं, कल मैं अनमैरिड था, बैचलर था, अविवाहित था, आज मैं विवाहित हूं, कल मैं केवल पुत्र था, आज मैं पिता भी हूं। तो यह बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बदलती रहती हैं। लेकिन इन सारे बदलावों के बावजूद मेरी एक पहचान, मेरी एक अस्मिता है कि मैं वही व्यक्ति हूं जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 25 साल पहले मैं था। तो मैं वही व्यक्ति हूं जो आज भी निरंतर हूं, आज भी मैं उसी नाम से जाना जाता हूं। और नाम ना भी हो, लेकिन मेरे अंदर भाव है कि मैं जो जन्म लिया था फलाने समय में, फलाने स्कूल में पढ़ा था, फलाने दोस्तों के साथ खेला था, फलाने जगह पर रहा था, वो सारी चीजें मैं ही था और आज भी मैं ही हूं। तो अस्मिता में एक निरंतरता होती है, खास करके व्यक्तिगत अस्मिता में एक निरंतरता होती है। हालांकि कुछ अस्मिताएं बदल सकती हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के तौर पर अस्मिता में निरंतरता होती है। अस्मिता का विकास किस प्रकार से होता है, तो अस्मिता जन्म से हमें नहीं मिलती है, आइडेंटिटी हमें जन्म से नहीं मिलती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो उस अंतःक्रिया के द्वारा अपने परिवार के लोगों के साथ, विद्यालय में
और समूह में, समुदाय में जहाँ भी हम अपनी अंतःक्रिया करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर अस्मिता का विकास होता है और लोग बताते हैं कि आप क्या हैं, हम समझते हैं कि मैं क्या हूँ। तो इन दोनों की ही बातों से कि मैं क्या समझता हूँ कि मैं क्या हूँ और लोग जो बताते हैं और उसको हम आत्मसात कर लेते हैं, तो यह हमारी अस्मिता बन जाती है। जैसे एक बच्चा है और एक बच्चा मान लेते हैं कि वह लावारिस अवस्था में कहीं से मिलता है और वह एक हिंदू परिवार में पलता बढ़ता है, तो उसको बताया जाता है कि तुम हिंदू हो, तो उसकी अस्मिता का अंग बन जाता है कि वह हिंदू है। लेकिन वहीं पर एक क्रिश्चियन परिवार में अगर उसका पालन पोषण होता है तो उसको बताया जाता है कि वह क्रिश्चियन है और उसकी अस्मिता क्रिश्चियन बन जाती है। अपने बारे में जो सोचता है उससे भी अस्मिता बनती है। तो इस प्रकार से अस्मिता का विकास व्यक्ति के स्वयं के चिंतन से, स्वयं अपने को किस तरह से देखता है इससे, और समाज या अन्य लोग उसे क्या बताते हैं और जो बताते हैं उसको आत्मसात कर लेता है, तब वह अस्मिता उसका अंग बन जाता है और इस प्रकार से अस्मिता का विकास होता है। तो इस तरह से हम कहें कि सामाजिक रूप से तथा ऐतिहासिक रूप से निर्मित अवधारणा है। यह जो कंसेप्ट है यह सोशियली एंड हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट है और हम अपने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न लोगों से या इस तरह का अस्मिता का विकास करते हैं। मीडिया के माध्यम से भी हम अस्मिता का विकास करते हैं। तो व्यक्ति या समूह की जो विशेषताएं हैं या विश्वास है या जो छवि है या जो उसकी अभिव्यक्तियां हैं, वे सब चीजें उसको विशिष्ट बनाती हैं और उन्हें इसी से उसकी अस्मिता बनती है। तो हमारा अस्मिता एक तरह से कहें तो क्या है, तो हमारा सेल्फ इमेज है, हम अपने को किस प्रकार से देखते हैं यह है। और अस्मिता के साथ ही हमारे में आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम भी डेवलप होता है और सेल्फ स्टीम प्राय हाई डेवलप होता है लेकिन लो भी हो सकता है और यह व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की जो अस्मिता है उसकी आत्म अर्थापन, आत्म व्याख्या, सेल्फ इंटरप्रिटेशन की जो समग्रता है, मतलब उसके आत्म व्याख्या के जो समग्र आत्म व्याख्या है उसको हम लोग अस्मिता समझ सकते हैं। और यह अस्मिता भूतकाल में वह क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होने की आकांक्षा रखता है, इन सब से जुड़ी हुई होती है हमारी अस्मिता। मतलब हमारे भूतकाल से, हमारे व्यक्तिगत भूतकाल से, हमारे व्यक्तिगत जीवन के पूर्व के काल से और जिस समूह से हम बिलोंग करते हैं, जिस समूह से हम अपने को जोड़ते हैं, अपनी अस्मिता को जोड़ते हैं, उस समूह के जो इतिहास है उससे हमारा अस्मिता ड्राइव होती है और आगे की क्या जो हमारी योजना या हमारी जो आकांक्षा है उससे भी हमारी अस्मिता ड्राइव होती है। उसी बीच में हम अपने को वर्तमान में व्याख्यायित करते हैं। तो इस प्रकार से अस्मिता को हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग अस्मिता के प्रकार समझना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों के एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी, अस्मिता के जो आयाम हैं, जो पहलू हैं, उनको हमें समझना है। तो उन आयाम्स को हम लोग प्रकार और उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो अस्मिता को मोटे तौर पर हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक व्यक्तिगत अस्मिता और दूसरा सामूहिक अस्मिता। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और सामूहिक से यहाँ तात्पर्य कलेक्टिव हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। तो दो प्रकार की अस्मिताएं हैं और जो पर्सनल आइडेंटिटी है, व्यक्तिगत अस्मिता, इसके अंतर्गत व्यक्ति के वे गुण आते हैं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लंबा है, कोई शक्तिशाली है या निर्बल है, कोई गोरा है, कोई काला है, उसका अपना कोई लिंग है, वह विकलांग है या स्वस्थ है, या इस प्रकार की जो बातें हैं वह उसकी व्यक्तिगत अस्मिता होती है। वह अपनी जो योग्यता के बारे में जो वह ध्यान करता है या अपनी जिस योग्यता से अपने को जोड़ता है वह भी उसकी अस्मिता है। जिस प्रोफेशन से वह जोड़ता है उससे वह भी उसकी अस्मिता है। और हम कह सकते हैं कि लिंग संबंधी, शारीरिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक पहलू में उसकी अस्मिता होती है। तो हम लोग उदाहरण से समझें कि व्यक्तिगत अस्मिता के अंतर्गत लिंग आता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है समाज में और उसके बाद समाज उसको चिन्हित करना शुरू करता है कि यह पुरुष है या स्त्री है, मेल है या फीमेल है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे हम एहसास कराते हैं कि तुम लड़की हो या लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो। तो यह जो धीरे धीरे यह जो अस्मिता है वह आत्मसात कर लेता है या कर लेती है और इस प्रकार से लिंग संबंधी अस्मिता विकसित होती है और उसकी जो पहचान लड़का के रूप में या लड़की के रूप में हुई है तो उसी अनुरूप वह व्यवहार
करना शुरू करता है, अपने को देखना शुरू करता है। तो लिंग संबंधी अस्मिता विकसित होती है। आयु संबंधी अस्मिता होती है कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, तो वह अपने अस्मिता बच्चे के रूप में देखता है, कोई वयस्क के रूप में देखता है, कोई बूढ़े के रूप में देखता है। तो आयु संबंधी भी अस्मिताएं हमारी होती हैं और उससे हम लोग अपने को विभेदीकृत करते हैं, अपने को पहचानते हैं। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी हम अस्मिता का निर्माण करते हैं, जैसे मैं लंबा चौड़ा हूँ या छोटा हूँ या नाटा हूँ, कद काठी कैसी है मेरी, बल मेरे शरीर में कैसा है, तो वो हमारी अस्मिता का भाग बन जाता है। सौष्ठव हमारा जो फिगर है, वह फिगर कैसा है, तो यह भी हमारी अस्मिता का। ऊंचाई है, लंबाई हमारी क्या है, रंग क्या है, काला है, गोरा है या क्या है, सुंदर है या नहीं है, ये सब चीजें हम अपनी अस्मिता के अंग बना लेते हैं, हम अपनी पहचान के अंग बना लेते हैं। समाज भी हमें देता है और हम स्वयं भी आत्मसात कर लेते हैं और इन्हीं अस्मिताओं के कॉन्शसनेस में, चेतना में हम लोग जीते हैं। कुछ अस्मिताएं के कॉन्शसनेस में हावी होती हैं, कुछ अस्मिताएं कॉन्शसनेस में हमारी चेतना में हावी नहीं होती हैं। संज्ञानात्मक विशेषताओं के आधार पर भी हमारी जो अस्मिता होती है उसका विकास होता है। जैसे हम एक बच्चे को कहते हैं कि तुम तो बुद्धिमान हो, और वह स्वयं को समझने लगता है कि वह बुद्धिमान है, तो उसमें बुद्धिमान होने का अस्मिता विकसित होती है। या कोई चीज में दक्ष होने की या योग्यता संबंधी विशेषताएं उसके अंदर आ जाती हैं और वो विशेषताओं के आधार पर अपनी पहचान को वह कायम रखता है, अपनी पहचान को समझता है। संवेगात्मक विशेषताएं भी होती हैं, जैसे बचपन से ही कोई व्यक्ति अपने को समझने लगता है कि मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो क्रोध करना मेरा स्वभाव है, क्रोध मेरा नेचर है, तो मैं क्रोधी हूं। कोई है कि मैं धैर्यशील हूं, कोई है कि मुझे धैर्य नहीं है, मैं पैसेंस नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। कोई है कि मैं किसी को माफ नहीं कर सकता, लेकिन कोई दूसरा है कि क्षमाशील है, वह सोचता है, वह देखता है कि मैं तो क्षमाशील हूं। कोई विनम्र होने की अस्मिता किसी में होती है और किसी में नहीं होती है। तो इस प्रकार के संवेगात्मक जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर भी हमारी अस्मिता का निर्माण होता है। कोई व्यक्ति विकलांग है, आंख से या कान से या शरीर के अन्य अंगों से, चलने से, तो उस प्रकार की अस्मिता उसमें विकसित होती है कि मैं तो यही हूँ। और कोई व्यक्ति धार्मिक है, धार्मिक मतलब पूजा पाठ या अन्य कर्मकांड जो उसके पंथ बताता है उसको ज्यादा करता है, तो वो उसके अंदर धार्मिक होने की अस्मिता विकसित होती है, या नास्तिक होने की भी हो सकती है, या आध्यात्मिक होने की हो सकती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हमारी व्यक्तिगत अस्मिताएं होती हैं और उन अस्मिताओं के साथ हम जीते हैं। वो हम लोग चर्चा करते हैं सामूहिक या सामाजिक या सांस्कृतिक अस्मिता। तो इस अस्मिता के इस आयाम में व्यक्ति किसी समूह या सामूहिक अस्मिता से स्वयं को जोड़ता है, किसी समूह से या किसी सामूहिक अस्मिता से वह स्वयं को जोड़ता है। जैसे वह किस परिवार या वंश से है, अक्सर जो पुराना समाज होता है उसमें खानदान से व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है कि वह तो फलाने खानदान से है, तो वह उसकी अस्मिता का अंग बन जाता है। जैसे अगर कोई विशेष फलाने खानदान से, कोई खास खानदान से है और उसकी कोई परंपरा है पुरानी, तो वह उन परंपराओं का निर्वाह करने का प्रयास करने लगता है, या उसके खानदान में जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को वह अस्मिता मान लेता है और उसके अनुसार ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे कई जो वंश हैं या जो खानदान हैं, उनके पूर्वज हो सकते हैं कि बहुत समृद्ध हो, सोशली बहुत स्टेटस हाई हो, तो कई काम हैं जो वो उस लेवल पर किया करते थे। लेकिन चूंकि आज भी उस अस्मिता को कोई ढो रहा है और भले ही उसकी सामाजिक या विशेष करके आर्थिक स्थिति उस तरह की न हो, लेकिन फिर भी उस तरह के खर्चे वह सामाजिक कार्यों में करने का प्रयास करता है। जैसे हम कहते हैं कि आप तो नवाबों के खानदान से हैं, तो वह नवाबी को बनाए रखने के लिए कि मैं नवाब खानदान से हूं, तो वह अनावश्यक खर्चे किया करता है, जो कि बहुत जरूरी नहीं भी होता है, लेकिन उस अस्मिता से अपने को जोड़ा हुआ है तो वह इस तरह का काम करता है। किसी प्रजाति से, किसी जाति से, किसी निर्जाति से, जो हमारा एथनिक ग्रुप है, हमारा रेशियल हमारा अस्मिता है, रेशियल जो आइडेंटिटी है या एथनिक आइडेंटिटी है या कास्ट आइडेंटिटी है, यह भी हमारी, चूंकि हम उससे अपने को जोड़ते हैं तो हमारी अस्मिता बन जाती है। किसी भाषा समूह से हम अपने को जोड़ सकते हैं, किसी देश से जोड़ते हैं, किसी राजनीतिक धारा से जोड़ते हैं। तो जब भी किसी समूह या सामूहिक अस्मिता के साथ अपने को हम अटैच करते हैं, अपने को जोड़ते हैं, तो हम इसको सामूहिक अस्मिता समझते हैं। अस्मिता से हम अपने को जोड़ते हैं, उस समूह के लोगों के प्रति हमारा व्यवहार और उस समूह के बाहर के लोगों के प्रति हमारा व्यवहार में भिन्नता भी होती है। जैसे
अगर मैं अपने को भारतीय समझता हूँ और विदेश में रह रहा हूँ तो भारतीय लोगों के प्रति एक अलग एकत्व की भावना विकसित होती है, लेकिन जो भारतीय नहीं है उससे हो सकता है कि उस आधार पर एकत्व की भावना विकसित न हो। तो सामूहिक अस्मिता में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अंग आते हैं, जैसे आयु। आयु हम लोगों ने व्यक्तिगत में देखा था, लेकिन यहाँ पर जब हम आयु की अस्मिता के साथ जोड़ते हैं तो हम किसी आयु विशेष के समूह के साथ अपने को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों के समूह से हम अपने को जोड़ते हैं और हम अपने को वरिष्ठ नागरिक की अस्मिता से जोड़ करके हम वरिष्ठ नागरिक के होने के नाते जो मुझे अधिकार हैं उन अधिकारों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, और जो अधिकार मिलने चाहिए उसको वरिष्ठ नागरिक के सदस्य के रूप में मिल करके हम उन अधिकारों को प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक होने के एक समूह से हम जुड़े हुए हैं, सामूहिक अस्मिता है मेरी, तो वरिष्ठ नागरिकों के होने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से बच्चों के साथ भी हो सकता है, नवयुवकों के साथ भी हो सकता है। जो हमारी बहुत सारे क्लब्स बनते हैं वह आयु के आधार पर क्लब्स बनते हैं और उस अस्मिता के साथ हम अपने को जोड़ते हैं, उस आयु वर्ग के अस्मिता के साथ। इसी प्रकार से प्रजाति है, रेश है। रेश का मतलब हुआ कि जो हमारी शारीरिक विशेषताएं हैं और उन शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम अलग अलग रेस, अलग अलग प्रजाति की बात करते हैं। हालांकि आज के समय में जो डीएनए के जो स्टडीज हैं, जो जेनेटिक स्टडीज हैं, उन स्टडीज के आधार पर यह रेश की मान्यता समाप्त हो चुकी है, अब इसमें बल नहीं रहा है। लेकिन चूंकि एक सामाजिक अवधारणा हम बनाते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, तो सोशल निर्मिति के अंतर्गत रेस आज भी जिंदा है और पहले भी रेस के आधार पर हम व्यवहार करते रहे हैं। तो रेस के आधार पर भी हम अपनी अस्मिता बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि शारीरिक विशेषताएं हमारे अंदर होती हैं जिसके आधार पर अलग अलग रेस की पहचान की जाती है। जैसे कुछ खास प्रकार के बाल जो होते हैं तो उनको हम, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं तो उनको एक अलग रेस कहते हैं। छोटे या बड़े कद के होते हैं उसके आधार पर भी करते हैं, जैसे मंगोलियाड हैं तो उनके कद नाटे होते हैं। आंखों के आकार और आंखों के रंग के आधार पर भी हम रेस करते हैं। जैसे आर्यन हैं तो उनकी आंखें एक खास प्रकार की होती हैं और मंगोलियाड की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं। तो कद, काठी, रंग, काला, गोरा, इस प्रकार से हम लोग निग्रो या आर्यन या मंगोलियाड या इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रजाति से अपने को जोड़ते हैं और उसके आधार पर हम व्यवहार करते हैं, उस अस्मिता के साथ हम जीते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोगों के सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो हिटलर था, जो जर्मन थे, तो वो अपने को आर्यन रेस से बिलोंग समझ करते थे और यह मानते थे कि यह रेस सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इसको अधिकार है दूसरों पर शासन करने के लिए। और इसीलिए उस अस्मिता के आधार पर उन्होंने यहूदियों का बहुत ज्यादा नरसंहार किया। तो यह क्या हुआ कि रेस के साथ अपने को आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं। तो अभी भी बहुत सारे जो क्लासेस हैं दुनिया में, तो रेस के आधार पर क्लासेस होते हैं। अभी अमेरिका में जो क्लासेस हुए थे ब्लैक्स एंड दूसरे के बीच में, तो यह भी उसी का एक पार्ट है। एथनिसिटी के आधार पर भी अपनी अस्मिता को जोड़ते हैं। एथनिसिटी का मतलब हो गया कि कुछ खास सांस्कृतिक परंपराएं जो एक समूह अपना मानता है, उसमें कई बार भाषा समूह भी होता है, पूर्वज एक होते हैं और इस प्रकार की मान्यताएं होती हैं। और वो जो एथनिसिटी है, जो एथनिक ग्रुप है, उसके साथ हम अपने अस्मिता को जोड़ते हैं। जैसे प्राय आदिवासी समाज जो होता है दुनिया भर का, उसकी एक अपनी एथनिक आइडेंटिटी होती है और उस एथनिक आइडेंटिटी के आधार पर वो जोड़ते हैं। बाकी का भी होता है, जैसे अगर हम लोग अपने सामान्य भारतीयों की बात करें तो ये हमारा इंडो आर्यन एथनिसिटी हम लोग मानते हैं। तो एथनिसिटी से भी हम अपने को जोड़ते हैं और अस्मिता बनाते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। लिंग के आधार पर भी हम अपनी अस्मिता बनाते हैं। लिंग के आधार पर का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि मैं किसी खास लिंग से हूँ, मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, और स्त्री के जो समूह है, स्त्री का जो समुदाय है पूरा, तो उसके साथ मतलब स्त्री चेतना के साथ एक व्यक्तिगत चेतना है, एक सामूहिक चेतना, तो सामूहिक चेतना के साथ अपने को जोड़ते हैं और तब स्त्री होने के नाते हम उनके जो अधिकार हैं उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रश्रय देते हैं और उसको लागू करवाने की कोशिश करते हैं। यौन उन्मुखता जो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इसके आधार पर भी हमारी अस्मिता का विकास होता है। प्राय जो हमारी अस्मिता होती है वह हेट्रोसेक्सुअल का होता है, लेकिन
ये अस्मिता एक अलग से विकसित नहीं होती है उतनी, लेकिन आज के समय में यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में और कुछ हद तक भारत में भी जो अन्य जो है यौन उन्मुखता की जो अस्मिता है वह हावी होती जा रही है। जैसे जो गे हैं या जो लेस्बियन हैं, वे कल तक मतलब अभी कुछ समय पहले तक अपने को समाज में छुपा करके रखते थे, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बाहर नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि समाज के नज़र में जो सोसाइटी थी उसकी नज़र में, और कई धर्म हैं, कई मजहब हैं जिसकी नज़र में वे पापी हैं या वे असामाजिक हैं या वे बुरे लोग हैं। उनकी जो मोरालिटी है वो मोरल नहीं है। तो इस वजह से चूंकि उन्हें अगर यह पहचान उजागर हो जाए तो एक तरह से गाली की तरह से उनको देखा जाता था, गाली देते हुए। तो ऐसे लोग अपनी अस्मिता को बाहर नहीं निकालते थे, लेकिन आज के समय में कोर्ट के द्वारा भी इस तरह की मान्यताएं मिलने लगी हैं और समाज के द्वारा भी मान्यताएं मिलने लगी हैं, और ऐसे लोग जो लेस्बियन हैं या गे हैं वे अपनी अस्मिता को मुखर होकर के सामने रखते हैं कि हाँ मैं ये हूं, तो यह उनकी अस्मिता सामूहिक अस्मिता बन जाती है। इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर हम अस्मिता बनाते हैं, या सोशल क्लास के आधार पर, सामाजिक वर्ग के आधार पर उच्च, मध्यम या निम्न अस्मिता हम बनाते हैं कि मैं उच्च वर्ग से संबंधित हूँ, मैं मध्यम वर्ग से संबंधित हूँ, हम निम्न वर्ग से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न अस्मिताएं हमारे सोशल क्लास के आधार पर बनती हैं, और जो सोशल क्लास है वह हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी शिक्षा, हमारा पेशा, हमारी पृष्ठभूमि, इस आधार पर बनती है। जबकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मुख्य रूप से आय या धन संपत्ति के आधार पर बनती है। पेशा के आधार पर भी हमारी अस्मिता बनती है। जैसे कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, तो वह डॉक्टर के आइडेंटिटी से है। कोई समझता है कि शिक्षक है, कोई समझता है कि वह इंजीनियर है, अभियंता है, और कोई बैंकर्स अपने को समझ, इस तरह से भिन्न भिन्न जो है वो आइडेंटिटी पेशा के आधार पर हमारी बनती है। पंथ के आधार पर या रिलीजन के आधार पर भी हमारी अस्मिता होती है। जैसे कि मैं हिंदू हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ या मैं मुसलमान हूँ, या इस प्रकार से भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों के आधार पर हम अपनी अस्मिता बनाते हैं कि मैं फलाना हूं, और उससे जोड़ करके हम अपने को देखते हैं। और जहां पर हम रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को एथीइस्ट कहलाना अच्छा महसूस करते हैं। वो अपने को एथीइस्ट मानते हैं, नास्तिक मानते हैं, और अपनी पहचान किसी भी एस्टेब्लिश्ड जो रिलीजन है, जो बड़े रिलीजन हैं, उन रिलीजन के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ते हैं, वो नास्तिक के रूप में ही अपनी पहचान जोड़ते हैं। तो नास्तिक भी हमारी अस्मिता का अंग हो सकता है। कई लोग हैं जो अपने किसी रिलीजन से नहीं जोड़ते हैं लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं, तो वह भी अपनी एक अस्मिता है। और कई लोग एग्नोस्टिक हैं जो यह समझते हैं कि अज्ञेयवादी हैं, मतलब वो कि जो हम चरम सत्य की बात करते हैं वो हम नहीं जान सकते ईश्वर वगैरह के बारे में, तो वे अज्ञेयवाद। तो इस प्रकार से हमारी अस्मिताएं होती हैं। हमारी अस्मिताएं राष्ट्र के आधार पर होती हैं कि मैं भारतीय हूं, तो यह हमारी एक अस्मिता हो गई कि मैं भारतीय हूं, अर्थात मैं अन्य नागरिकताओं से अलग हूं। मैं फलाने भाषा से बिलोंग करता हूं, तो वह भी हमारी एक अस्मिता बन जाती है। जैसे मैं तमिल या मैं बंगला या मैं कोई भी भाषा है उससे मैं बिलोंग करता हूं। और जब यह भाषाई अस्मिता होती है तो कई बार हम यह समझते हैं कि हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ है या दूसरे भाषाओं से श्रेष्ठ है, तो उस अस्मिता को हम जीने लगते हैं, उस कॉन्शियसनेस के साथ जीने लगते हैं। यहाँ पर भाषाई अस्मिता को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा हम एग्जांपल लें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक देश थे। 1947 में भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बने, ईस्ट और वेस्ट के नाम से, लेकिन एक देश थे। और बांग्लादेश में बांग्ला भाषा प्रचलित है या थी, और पाकिस्तान अपने आप को उर्दू भाषा से जोड़ रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान है, उसने पूर्वी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश पर उर्दू भाषा थोपना शुरू किया और बांग्ला भाषा को तिरस्कृत करना शुरू किया, उसको बाहर करना शुरू किया। ऐसे में चूंकि बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, जो एक अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर भारत से अलग हुए थे, लेकिन लैंग्वेज आइडेंटिटी के आधार पर वो पाकिस्तान से अपने को अलग समझने लगे, और चूंकि उनकी भाषा को दबाया जाने लगा तो वे लोग विद्रोह किए। और एक बड़ा कारण है पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने का, यह
लैंग्वेज आइडेंटिटी। तो इस लैंग्वेज आइडेंटिटी की वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। और जब हम बात कर रहे थे कि रिलीजियस आइडेंटिटी, तो रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से भारत का विभाजन पाकिस्तान और इंडिया में हुआ। और जब हम कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी, तो यूरोप में बहुत सारे जो युद्ध हुए, जो फ्रांस, ब्रिटेन और इस तरह के जो देशों के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए, लंबे समय तक युद्ध चलते रहे, वह जो लंबे समय तक युद्ध चलते रहे मध्य काल में और इधर, तो उसमें नेशनल आइडेंटिटी के आधार पर वह युद्ध लड़ते गए। मतलब जो हमारी जो राष्ट्रीय अस्मिता है, उस राष्ट्रीय अस्मिता के आधार पर हम बहुत ज्यादा कंसस हो गए और दूसरे की जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया। और तब ऐसे जब अस्मिता के आधार पर कोई संघर्ष होता है तो वह ज्यादा लंबा खींचने का खतरा होता है। तो इन अस्मिताओं के आधार पर संघर्ष होते हैं, उसके आधार पर आदमी जीते हैं। विचारधारा के आधार पर भी हमारी अस्मिता बनती है, जैसे कि हमारे देश में है कॉमरेड लाल सलाम। तो ये लाल सलाम करने वाले जो लोग हैं, जो अपने को कॉमरेड कहते हैं, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से अपने को जोड़ते हैं। और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं उनके साथ वो एकत्व महसूस करते हैं। और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, अर्थात जो डेमोक्रेटिक हैं या जिसको हम लोग कहें कि कैपिटलिस्ट हैं, तो उनके साथ उनके टकराव हो जाते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है वह विचारधारा के आधार पर भी हमारी आइडेंटिटी बनती है कि मैं समाजवादी हूं, कि मैं मार्क्सवादी हूं, कि मैं कैपिटलिस्ट हूं अर्थात पूंजीवादी हूं, या इस प्रकार से और भी चीजें हो सकती हैं। राजनीतिक झुकाव के आधार पर हमारी अस्मिता बनती है। एक चीज हम लोग अपने देश में देखें तो किसी की अत्यधिक झुकाव किसी एक दल से है तो दूसरे व्यक्ति की अत्यधिक झुकाव किसी दूसरे दल से है, तीसरे की किसी तीसरे दल से है, तो वह उसकी अपनी आइडेंटिटी मान लेता है और उस आइडेंटिटी के साथ वह जीता है। और दूसरे जो आइडेंटिटी वाले हैं उनके साथ उनके कई बार टकराव भी हो जाते हैं, बहस भी हो जाती है। तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उस डेवलप होने के बावजूद वहां भी खानदान के खानदान रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट हैं। मतलब फलाना खानदान या फलाना बाप अगर डेमोक्रेटिक रहा है तो उसका बेटा भी डेमोक्रेटिक हो जाता है, और किसी का रिपब्लिकन रहा है तो उसका बेटा भी रिपब्लिकन हो जाता है। तो उस वो क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी उस राजनीतिक विचारधारा के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये इस तरह के होते हैं। खेल से संबंधित भी हमारी आइडेंटिटी होती है। जैसे यूरोप में बहुत सारे खेलों के क्लब्स होते हैं, भारत में भी फुटबॉल के जैसे मोहन बगान और इस तरह के हैं। आजकल 2020 के अलग अलग टीम बन गए हैं, तो इनके भी हम समर्थक बन जाते हैं और हमारा जो समर्थक समूह है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी हो जाती है और उस क्लब के साथ अपने को जोड़ करके देखते हैं। और कई बार इसके वजह से झगड़े भी हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है दो क्लब वालों के आपस में, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पर जब चोट पहुंचती है, उनकी आइडेंटिटी जब खतरे में महसूस होने लगती है, तो वो विद्रोह करना शुरू करते हैं, वो कुछ अन्य हरकतें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक विशेष क्लब से संबंधित हूं और दूसरे क्लब से खेल चल रहा है और हम इस क्लब के समर्थक लोग भी हैं, दूसरे क्लब के समर्थक लोग भी हैं, और जब हमारी टीम हारने लगती है तो हम वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं जिस आइडेंटिटी के साथ बिलोंग करता हूं वो पराजित हो जाए। तो इस प्रकार के सामूहिक अस्मिताएं हमारी होती हैं, समूह से हम लोग जोड़ते हैं। अब हम लोग देखें कि व्यक्तिगत और सामूहिक अस्मिता में हम अंतर कैसे करें। मतलब कई बार एक बिंदु है जो हमारी व्यक्तिगत अस्मिता भी है और वही बिंदु फिर हमारी सामूहिक अस्मिता भी बन जाती है। तो जैसे कि कोई लड़की है, कोई औरत है, कोई स्त्री है, तो वो कहती है मैं स्त्री हूं। यहाँ पर जब वह स्त्री है या कोई पुरुष कहता है तो वह एक सोशल आइडेंटिटी जो उसका मिला है स्त्री होने का या पुरुष होने का, उसके अनुसार वह अपने को देखती है। मतलब कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मुझे इस तरह के व्यवहार करना है, तो वह उस आइडेंटिटी के साथ जीते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन जब एक स्त्री किसी नारीवादी समूह का अंग बन जाती है, एक ऐसे नारी समूह का अंग बन जाती है जो नारी हितों के प्रति मुखर है, नारी हितों के प्रति सजग है, और नारी हितों पर कहीं भी कुठाराघात होता है, कहीं भी चोट पहुंचती है तो वह उसका प्रतिरोध करती हैं। तो इस प्रकार के जब हम किसी अस्मिता के साथ, सामूहिक अस्मिता के साथ जुड़ जाते हैं, तो उस सामूहिक अस्मिता में हम
किसी चीज के लिए तत्पर हो जाते हैं, किसी चीज के लिए मुखर हो जाते हैं, प्रतिरोध करने के लिए या समर्थन करने के लिए, तब हमारी सामूहिक आइडेंटिटी से हम जोड़ते हैं अपने को। मतलब एक व्यक्तिगत जीवन में स्त्री होना एक आइडेंटिटी है, वो पर्सनल आइडेंटिटी है, और जब हम समूह के साथ अपने को जोड़ते हैं किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में, तब वह हमारा सोशल या कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है। इसी तरह से कोई काला है तो वो अपने को काला समझ रहा है कि मैं काला हूं, बस इतना ही उसका है कि मैं काला हूं, और उसके साथ मिले हुए भाव हो सकते हैं कि मैं काला हूं तो मैं इंफीरियर हूं समाज में, मुझे लोग अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, ये सब बातें जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वो क्या है, वो पर्सनल लेवल पर है। लेकिन जब हम काला होने के नाते काले लोगों के समूह के साथ अपने को जोड़ करके देखते हैं, और काले लोगों पर अगर कहीं चोट पहुंचती है तो हम मुखर होते हैं, काले लोगों के हित के लिए हम मुखर होते हैं, हम किसी उनके कार्य उसके हित करने के लिए कोई तत्पर हो जाते हैं किसी समूह के द्वारा या भीड़ के द्वारा, या जैसे भी हम काले लोगों के हित में काम करते हैं या उनके पक्ष में बात रखते हैं, तब क्या हुआ, हमारा सामूहिक अस्मिता है। तो एक व्यक्तिगत रूप से काला महसूस करना वो व्यक्तिगत अस्मिता है, लेकिन जब हम समूह के अंग के रूप में हम अपनी बात रखते हैं कि कालों का ये इतिहास हुआ है, इसके अंतर्गत इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको ये मिलना चाहिए, तो वह सामूहिक अस्मिता बन जाती है। जैसे अभी अमेरिका में एक ब्लैक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा जब प्रताड़ित किया गया, मारा गया, तो उसके विरोध में काले लोगों ने भयंकर विद्रोह किया। तो जो काले लोगों ने विद्रोह किया वो क्या था, उस अस्मिता के साथ कि काले के साथ अन्याय हुआ है, वह उस अस्मिता के साथ है। हालांकि उसमें बहुत से गोरे लोगों ने भी विद्रोह किया, तो गोरे लोगों ने न्याय के लिए विद्रोह किया कि किसी भी अस्मिता के लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ब्लैक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन जो काले लोग हैं उसमें से अधिकतर अपनी आइडेंटिटी के लिए मुखर हुए, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी के व्यक्ति पर चोट पहुंची है तो हम मुखर नहीं होंगे, तो फिर हम पर और अत्याचार हो सकता है। इसी तरह से मैं बूढ़ा हूं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं बूढ़ा हूं, उसके अनुसार मुझे व्यवहार करना है, पहनावा पढ़ना करना है और सब चीजें करनी है। लेकिन जब हम रिटायर्ड लोगों के समूह के एक अंग बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, कोई क्लब बनाते हैं, कोई क्लब के मेंबर होते हैं, या जो बुजुर्ग लोगों हैं उनके अधिकारों की बात हम करते हैं, उनकी समस्याओं को हम लोग रखते हैं और उनके हितों के लिए हम मुखर होते हैं या तत्पर होते हैं, तो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है बूढ़ा होना। इस तरह से मैं रिलीजियस हूं, तो रिलीजियस हूं तो मैं अपने जो जो जिस रिलीजन को मैं मानता हूं उसके कर्मकांड हैं, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको मैं ज्यादा करता हूं, उनकी जो मूल्य है उसको मैं ज्यादा ध्यान में रख करके व्यवहार करता हूं, तो मैं रिलीजियस हूं। लेकिन जब भले ही मैं ये चीजें करूं या ना करूं, लेकिन जब किसी आइडेंटिटी के साथ हम जोड़ लेते हैं, जैसे मुस्लिम होना या हिंदू होना या क्रिश्चियन होना, और उस समूह के हितों के लिए या उस समूह के विरुद्ध जो लोग हैं उनके विरोध में जब हम आ जाते हैं, तो हमारी वह रिलीजियस आइडेंटिटी क्या हो जाती है, कलेक्टिव आइडेंटिटी हो जाती है। एक बढ़िया उदाहरण है कि मोहम्मद जिन्ना व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल रिलीजियस नहीं थे, वो शराब भी पीते थे और उनको नमाज वगैरह से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, और वो सारी चीजें करते थे जो इस्लाम के द्वारा मान्य नहीं है उसको भी वो करते थे। लेकिन उनका पहनावा रिलीजियस नहीं था, उनका नमाज नहीं वो पांचों वक्त करते थे या इस तरह का कोई जोर नहीं था, उनके दाढ़ी बढ़ा करके रखने का कोई जोर नहीं था, और इस तरह से जो शराब जैसे कि हमने कहा कि वो पीते थे, तो वो रिलीजियस नहीं थे। किस लेवल पर, पर्सनल आइडेंटिटी में। लेकिन जो कलेक्टिव आइडेंटिटी उन्होंने अपनाई बाद में, उस आइडेंटिटी में वो मुस्लिमों के लीडर हो गए। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हितों की बात करने लगे और उसकी रक्षा के लिए तत्पर होने की बात करने लगे, तो वहां पर वो रिलीजियस आइडेंटिटी उनकी सामने आती है। तो हम लोग देख चुके हैं कि दो प्रकार की अस्मिताएं हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। तो जब हम अपने व्यक्तिगत में अपने को अन्य लोगों से भिन्न करते हैं, तो वो जो बातें होती हैं वह व्यक्तिगत अस्मिता है। लेकिन जिस आधार पर एक समूह दूसरे समूह से अपने को भिन्न करता है और हम किसी एक समूह के अंग होने के नाते मुखर होते हैं, तो वह सामूहिक अस्मिता है। तो हम अब क्या कहें, तो हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी अस्मिता होती है वह बहुआयामी होती है, वह मल्टी डायमेंशनल होता है, और परिस्थिति विशेष में कुछ अस्मिताएं हमारे पर हावी होती हैं, मतलब कुछ अस्मिताओं के प्रति, कुछ आइडेंटिटीज के प्रति हम ज्यादा सजग होते हैं और दूसरे आइडेंटिटीज के प्रति हम उतना सजग नहीं होते हैं। और इन जो डिफरेंट हम लोग आइडेंटिटीज बात की है, इन सबको हम लोग आयाम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के
जो आइडेंटिटी है, आयाम है, वो भिन्न प्रकार के हो सकता है। और जितनी बातें की, इसके अलावा भी और भी आइडेंटिटी हो सकती है, और कई बार 2-3 आइडेंटिटी मिलकर के एक आइडेंटिटी बनती है। तो जैसे मैं बच्चा भी हूँ और मैं स्त्री हूँ, नारी हूँ, मतलब लड़की हूँ, तो बच्चे होने का और नारी होने का। बूढ़ा हूँ, लेकिन बूढ़ा में मैं स्त्री भी हूँ और बूढ़ा भी हूँ, या पुरुष भी हूँ और बूढ़ा भी हूँ, तो ये 2 मिल गए आइडेंटिटी। इस प्रकार से और भी आइडेंटिटी मिल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर हम किसी देश में हैं, तो इंडियन ओल्ड मैन एसोसिएशन है, तो इंडियन ओल्ड मैन एसोसिएशन क्या हो गया, उसके हम अस्मिता से जोड़ते हैं, तो एक तो भारतीय हूं, दूसरा ओल्ड हूं, और तीसरा उस ओल्ड में मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। तो इस प्रकार के हमारी मिक्स्ड अस्मिताएं भी होती हैं और भिन्न भिन्न अस्मिताएं भी होती हैं, और किसी खास समय में कुछ अस्मिताएं हमारे पर हावी होती हैं, अर्थात कुछ आइडेंटिटीज का कॉन्शियसनेस हमारे में ज्यादा होता है और कुछ का नहीं होता है, और इसके अनुरूप हम व्यवहार भी करते हैं। अस्मिता को लेकर के प्रायः सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हम सुपीरियरिटी महसूस करते हैं, हमारे आत्मसम्मान हम उससे प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी हीनता की भी ग्रंथि आ सकती है। जैसे अभी हमने बात किया कि आर्यन रेस के होने के नाते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जर्मन्स में द्वितीय विश्व युद्ध के समय था। इसी प्रकार से डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मेरा ही रिलीजन सबसे ऊपर है, तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो कई बार जो है अस्मिता से हमको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या आत्मसम्मान प्राप्त होता है, लेकिन कई बार हम इस इंफीरियरिटी में भी चले जाते हैं। जैसे एक समाज है और उस समाज में स्त्रियों को अधिकार नहीं है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको विकास का अधिकार नहीं है, उनके राइट्स बहुत कम हैं, उनको कमतर आंका जाता है पुरुष की तुलना में। तो वहां पर स्त्री होने के नाते जिस अस्मिता के साथ कोई जी रही है, तो ये क्या होगा, इन्फीरियरिटी, कि मैं पुरुष की तुलना में तो इन्फीरियर हूँ, पुरुष की तुलना में तो मैं नीचे हूँ, मुझे तो पुरुष की सेवा ही करनी है या पुरुषों की सेवा ही करनी है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। काले होने के नाते हमारे समाज में बहुत से लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, या अपंग होने के नाते भी हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न जो हमारी अस्मिताएं हैं उसके द्वारा हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी आ सकते हैं। तो अधिकतर क्या होता है, अधिकतर ये होता है कि पुरुष की जो अस्मिता है परंपरागत समाज में, पुराने समाज में, वो स्त्री के ऊपर सुपीरियरिटी में होता है, वह श्रेष्ठता की ग्रंथि से ग्रस्त होता है। गोरे मिक्स्ड समाज में जो है, जहां पर भिन्न रंग के लोग होते हैं, तो जो गोरे होते हैं उनमें उस अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और जो गोरे नहीं है उनको निम्न समझते हैं। किसमें, पुराने समाज में। और इसी प्रकार से कोई जो विकलांग है उसको अपने को निम्न समझता है, और जो अपने को सभी अंग ठीक हैं वो अपने को श्रेष्ठ समझता है। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में अपने इंफीरियर या सुपीरियर समझते हैं। इसी तरह से पेशे में कोई खास पेशे वाला समझता है कि मैं तो बहुत सुपीरियर हूं। जैसे भारत की बात करें तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, या जो इंजीनियर्स हैं वो अपने को सुपीरियर समझते हैं। तो भिन्न भिन्न अस्मिताओं के आधार पर हम अपने को सुपीरियर या इंफीरियर समझते हैं। तो ये अस्मिता का एक भूमिका है कि हमको इस प्रकार के एहसास कराता है। और अपनी अस्मिता के ग्रुप में, समूह में जब हम होते हैं तो हम आत्मसम्मान प्राप्त करते हैं, अपने जो सेल्फ स्टीम है वो हमारा अच्छा बन जाता है। तो जैसे जैसे ही मैं अपने समूह के सक्रिय सदस्य हूं और उस सदस्य से अपने को जोड़ता हूं, तो अपने को समझता हूं कि नहीं, मैं अच्छा हूं और मुझे अच्छा लगता है उसके साथ जुड़ करके। और जो अपना समूह है उस समूह के साथ हम अपनत्व भरा व्यवहार करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो अन्य समूह है उसके साथ हो सकता है कि हम अच्छा व्यवहार न करें, किस आधार पर, अस्मिता के आधार पर। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट जब समाज में होता है तो हम विपरीत व्यवहार भी करते हैं। अब हम लोग मुख्य रूप से देखें कि इतनी बातें जो हम लोगों ने समझा, अस्मिता, हमारी विभिन्न प्रकार की अस्मिताएं, और तो उसका निहितार्थ क्या है। तो पहली बात तो यह है कि जब भी हम समाज में आते हैं और समाज में बड़ा होते हैं तो हमारी अस्मिताएं बनती ही हैं, हमारी पहचान बनती है, हम किसी पहचान के साथ अपने को जोड़ते ही हैं, तो हमारी आइडेंटिटी होती ही है। और एक स्वस्थ व्यक्ति होने के नाते सामान्यतया आइडेंटिटी लेस होना भयंकर बात है। आइडेंटिटी तो आदमी की होनी ही चाहिए और होती ही है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी हमारे अंदर होता है, जो वो कॉन्शसनेस होता है, उसका हमारे लिए निहितार्थ क्या है, हमारे लिए इम्प्लीकेशन क्या है। हम लोग यहाँ पर दो भूमिकाओं में हैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक मनुष्य होने के नाते, और दूसरा एक पेशेवर होने के नाते, अर्थात एक शिक्षक होने के नाते। क्योंकि हम लोग
टीचर एजुकेशन के संदर्भ में बातें कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति होने के नाते हमारे निहितार्थ क्या हैं और एक टीचर होने के नाते हमारे निहितार्थ क्या हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति होने के नाते अपनी कौन सी अस्मिताएं हैं, कौन से आइडेंटिटीज हैं जिसके साथ हम बहुत ज्यादा जोड़ करके अपने को देखते हैं। तो जो अस्मिताएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कहीं हम इंफेरियरिटी या सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तो नहीं है उस आइडेंटिटी के साथ। अगर एक मनुष्य के रूप में चाहे हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त हो गए हों या श्रेष्ठता की ग्रंथि से ग्रस्त हो गए हों, दोनों ही एक व्यक्ति के तौर पर हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमें अपनी आइडेंटिटी, ठीक है कि मैं इस समूह से हूं, लेकिन अपने को श्रेष्ठ समझना और दूसरे को निकृष्ट समझना यह खतरनाक बात है। या व्यक्तिगत तौर पर कि मैं तो कुरूप हूं, मैं अपनी पहचान मान के चल रहा हूं कि मैं कुरूप हूं और उसके चलते मैं सामान्य जो व्यवहार होना चाहिए, सामान्य जो कार्य होना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूं। तो यह भी, इससे भी हमको बचना है। या मैं फलाने ग्रुप से हूं, चाहे नारी हूं, मैं तो प्रताड़ित ही हूं, मैं तो अबला ही रहूंगी, मैं दूसरे पर ही निर्भर रहूंगी, दूसरे जैसा चाहेंगे पुरुष वर्ग वैसा ही मुझे जीना है। तो यह इस तरह की अगर अस्मिता है तो खतरनाक है। तो हीनता की अस्मिता भी खतरनाक है और श्रेष्ठता की भी खतरनाक है। तो हम अपनी अस्मिताओं में स्पष्ट रहें, अपनी आइडेंटिटी में क्लियर रहें कि ठीक है यह आइडेंटिटी है, लेकिन उस आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई ऐसी बातें जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए ठीक नहीं है, उसको हम उतार फेंकें, उन अस्मिताओं से दूर चले जाएं। अर्थात हमें न्यूट्रलाइज करना है, उसके ऊपर की आइडेंटिटीज को लेना है अपने अंदर, ताकि उसके बीच में, जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री होने के नाते बहुत ज्यादा मुखर है, पुरुषों का विरोधी है, या कोई पुरुष होने के नाते स्त्रियों को नीचे दृष्टि से देखता है, जैसा कि हमारे समाज में अधिकतर होता है कि बहुत से लोग हैं जो स्त्रियों को नीचे दृष्टि से देखते हैं और जो स्त्रियां हैं वो भी अपने को नीचे या ऊपर देख सकती हैं। तो ये जो भाव है, इससे हमको मुक्त होना है अगर हमारे अंदर है तो एक तो ये है। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि हर दूसरे की भी अपनी अस्मिताएं हैं। हर व्यक्ति अपने, दूसरा व्यक्ति भी जो है किसी पहचानों के साथ अपने को जोड़ करके चलता है। तो हम ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि उसकी अस्मिता पर चोट पहुंचे, उसकी पहचान जो है उस पर चोट पहुंचे। तो जब चोट पहुंचेगी तो क्या होगा, एक मनमुटाव होगा या संघर्ष की भी स्थिति आ सकती है। तो दूसरे की अस्मिताओं का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें उस पर चोट नहीं पहुंचानी है और अपनी अस्मिता को रिफाइन करना है कि उसमें कुछ गलत बात तो नहीं जुड़ गई है। लड़की होना एक बात है, लेकिन लड़की होने के नाते इंफीरियर समझना दूसरी बात है। इसी प्रकार से काला होना एक बात है, लेकिन काला होने के चलते इंफीरियर महसूस करना, हिंता की भावना आना, यह दूसरी बात है। तो हम अपनी अस्मिताओं को चेक करें और कहीं वह हम पर दुष्प्रभाव तो नहीं डाल रहे हैं, सुपीरियर या इंफीरियर, उसको हमें चेक करना है। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं कि व्यक्तिगत जीवन के अलावा जब हम सामूहिक जीवन में आते हैं, सामूहिक जीवन में हम जब एक पेशेवर के तौर पर आते हैं, एक प्रोफेशनल के तौर पर आते हैं, और प्रोफेशनल तौर पर जब हम एक शिक्षक के रूप में अपने को देखते हैं, तो हमारी अस्मिता क्लियर होनी चाहिए। शिक्षक होने के नाते हमारी एक अस्मिता बनती है कि मैं शिक्षक हूं। अब शिक्षक होने के नाते कई बातें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे पुराने समाज में बहुत से शिक्षक हुए हैं और उन शिक्षकों की वजह से समाज शिक्षकों को सम्मान करता रहा है, अतिरिक्त सम्मान देता रहा है। तो हम उस सम्मान के पात्र अपने को समझते हैं। लेकिन जो सम्मान हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस सम्मान के साथ उस अस्मिता को बनाए रखने के लिए क्या उन गरिमाओं के साथ, जो इस शिक्षक होने के नाते जो गरिमा होनी चाहिए, क्या उन गरिमा को हम पालन कर रहे हैं, उन गरिमा के साथ हम जी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, यह जरूरी है। और शिक्षक होने के नाते छात्रों के या अन्य जो शिक्षक हैं, हमारे प्रोफेशनल साथी जो हैं, उनके जो अस्मिताएं हैं उनको हमें ध्यान में रख करके व्यवहार करना है। अर्थात हमारे छात्र हैं उसमें भिन्न भिन्न अस्मिताओं वाले छात्र हैं, भिन्न भिन्न आइडेंटिटीज के छात्र हैं, और उन जो आइडेंटिटीज हैं सबको हमको
समान व्यवहार करना है। किसी भी आइडेंटिटी ग्रुप के साथ या किसी भी आइडेंटिटी वाले के साथ हमको खराब व्यवहार नहीं करना है, विभेदीकृत व्यवहार नहीं करना है, डिफरेंस नहीं करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो छात्रों के साथ हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है, उनके चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे अपंग हो या सभी अंगों से परिपूर्ण हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धू हो, बुद्धू मतलब जिसकी थोड़ी सी इंटेलिजेंस कम है, या इस प्रकार से भिन्न भिन्न अस्मिताओं के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नास्तिक हो। अक्सर नास्तिकों के साथ हमारे समाज में बहुत बुरा व्यवहार होता रहा है। तो कोई भी अस्मिता के साथ कोई व्यक्ति है तो उसके साथ हम सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, उन बच्चों के साथ हम कहीं भी बुरा व्यवहार नहीं करें। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, तो हम उसको डराएं नहीं, उसको हम धमकाएं नहीं, उसको मानने के लिए बाध्य न करें, हम उसका सम्मान करें कि ठीक है, नास्तिक होना भी अपने आप में एक बात है। और बहुत से बड़े लोग हुए हैं, बहुत से समझदार दुनिया के लोग हुए हैं जो नास्तिक हुए हैं या एक समय नास्तिक रहे हैं। तो कोई भी, तो हमें क्या करना है कि बच्चों के आइडेंटिटीज को, बच्चों के जो अस्मिताएं हैं उनको समझना है कि ये किन किन अस्मिताओं के साथ अपने को जोड़ सकता है, और जिन अस्मिताओं के साथ वो अपने को जोड़ सकता है उन अस्मिताओं को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है, चोट नहीं पहुंचानी है, और साथी लोगों के जो अस्मिताएं हैं उनका भी हमें चोट नहीं पहुंचाना है। तो व्यक्ति अपने जिस चीज के साथ, जिस चीज के कंसिस्टेंस के साथ अपने को जोड़ता है, वह उसकी अस्मिता बन जाती है, उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। और आइडेंटिटी बाहर से भी आती है, समाज से, और अंदर से भी हम विकसित करते हैं, और उन आइडेंटिटीज के साथ हम जीते हैं। कुछ आइडेंटिटी के बिना हम जी नहीं सकते, तो आइडेंटिटी या कुछ अस्मिताएं हमारी होती ही है, लेकिन अस्मिताएं जो होती है वह हमें बेहतर बनने के लिए होना चाहिए, हमें श्रेष्ठ बनने के लिए होना चाहिए। ऐसी कोई भी अस्मिता जो हमें परेशान करे या दूसरों को परेशान करे, हमें संवेगात्मक रूप से अस्थिर करे या दूसरे को संवेगात्मक रूप से अस्थिर करे, तो वैसी अस्मिताओं का हमें नियंत्रित करके रखना चाहिए। उन अस्मिताओं को अपने कॉन्शसनेस में, अपनी चेतना में हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि बेहतर कॉन्शसनेस को हमें अपने अंदर चेतना में हावी होना देना चाहिए। और जो विभेद करने वाले चेतनाएं हैं, जो विभेद करने वाले कॉन्शसनेस है, मतलब जो अस्मिता के कॉन्शसनेस हैं, उसको हमें नियंत्रित करना है। तो ये हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटीज थे, जो विभिन्न प्रकार की हमारी अस्मिताएं हैं। विभिन्न प्रकार की अस्मिताओं के साथ व्यक्ति अपने को जोड़ करके देख सकता है। कई बार वह व्यवहार में सामने आता है, कई बार वह अंदर उसके होता है। इनको हमको समझना है, इन अस्मिताओं के साथ वह जुड़ता है, वह हमें समझना है, और किसी भी अस्मिता को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है, सभी का हमें सम्मान करना है। तो यह हमारे निहितार्थ है इसका। तो आज हम समझते हैं कि हमारी यह जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप लोगों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।